नमस्कार दोस्तों। आज कहानीकार जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है पाजेब। तो आज पाजेब कहानी के कथा वस्तु की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। आज इस कहानी के कथा वस्तु की चर्चा करेंगे, परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का संपूर्ण पाठ मैं आपको पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा हमने हिंदी ग्रामर से जुड़े अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, क्रिया, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा की है। इसके अलावा हिंदी साहित्य से जुड़े जितने भी प्रकार के काल हैं जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जुड़े अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की है जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानीकार जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित एक अत्यंत ही सुंदर कहानी पाजेब की कथा वस्तु। कहानीकार जैनेन्द्र कुमार ने पाजेब शीर्षक कहानी की रचना बाल मनोविज्ञान के आधार पर की गई है। बालकों के मन का अध्ययन कराने वाला बाल मनोविज्ञान कहलाता है। कहानी के पहले ही प्रसंग से बुआ द्वारा मुन्नी और आशुतोष के लाड़ प्यार का संक्षिप्त वर्णन है। तो इस कहानी में 3 महत्वपूर्ण पात्र हैं, बुआ, मुन्नी और आशुतोष। इसके अलावा और भी बहुत सारे पात्र हैं, नौकर बंसीधर है, इसके अलावा लेखक स्वयं, उनकी पत्नी और भी बहुत सारे पात्र हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। उनकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि फिर दूसरी ने भी पहनी। जब दोपहर में मुन्नी की बुआ आई तब मुन्नी ने पाजेब के लिए आग्रह किया। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा, अब की इतवार को तेरी पाजेब जरूर लेती आऊंगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। तो इस कहानी में जो है पहले ये बताया गया है कि मुन्नी के लिए बुआ जो है पाजेब लेकर आने वाले हैं, क्योंकि वो पाजेब बहुत ही प्रसिद्ध है। पास पड़ोस में जितने भी घर हैं सबके पास पाजेब है। जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो छोटी बच्चियां हो या और भी जो औरतें हैं, उन सब के पैरों में पाजेब है। एक ने पहनी नहीं कि दूसरे ने भी पहन ली। तो ये सब देखकर मुन्नी को भी इच्छा हुई कि उसको भी पाजेब लेना है और वो अपने बुआ से आग्रह करती है कि इस बार उसे एक पाजेब चाहिए। तो बुआ ने भी जो है वादा किया मुन्नी से कि अब की इतवार को जब वो आएगी तो उसके लिए पाजेब लेकर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुन्नी खुशी से झूम उठती है और अपने नन्हे पैरों में पाजेब पहनकर नाचने लगती है। मुन्नी का बड़ा भाई आशुतोष पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर बहुत खुश हुआ, परंतु कुछ देर बाद उसके मन में भी ऐसे ही किसी खिलौने की चाह पैदा हो जाती है। वह अपने बहन को मिली प्रशंसा को देखकर ईर्ष्या भी करने लगता है, ईर्ष्या से भर जाता है। वह कहता है मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी बाईसाइकिल लेंगे। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा, अब की जन्मदिन को तुझे बाईसाइकिल दिलवाएंगे। तो यहाँ जो है
कहानीकार जैनेन्द्र कुमार ने आम बाल मनोविज्ञान पर चर्चा की है। जब किसी घर में दो बच्चे रहते हैं तो जब किसी एक बच्चे को कोई चीज दी जाती है तो दूसरे बच्चे को भी इच्छा होती है ऐसी ही कोई चीज पाने को। तो यहाँ पर जो है लेखक यह कहना चाहते हैं कि ये सामान्य बाल मनोविज्ञान है और ये हर किसी के साथ होता है। तो जैसे ही मुन्नी को पाजेब मिला तो उसका बड़ा भाई आशुतोष जो पहले खुश होता है पर बाद में ईर्ष्या करता है और वो भी बुआ से यह आग्रह करता है कि मुन्नी को पाजेब दी कि तो उसको भी बाईसाइकिल चाहिए। तो बुआ ने भी वादा किया कि इस बार जो उसका जन्मदिन आएगा तो उसके जन्मदिन पर उसे बाईसाइकिल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम तो अभी लेंगे, ऐसा आशुतोष बाबू ने कहा। बुआ ने कहा, छी छी तू कोई लड़की है, जिद तो लड़कियां क्या करती हैं और लड़कियां रोती हैं, कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं। आशुतोष बाबू ने कहा कि तो हम जन्मदिन वाले रोज बाईसाइकिल जरूर लेंगे। बुआ ने कहा कि हाँ, यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाईसाइकिल मिलेगी। आशुतोष बुआ से कोई वस्तु नहीं पाता पर साइकिल का आश्वासन पाकर संतुष्ट हो जाता है। इस प्रकार मुन्नी द्वारा पाजेब की मांग और आशुतोष द्वारा साइकिल की मांग में केवल रुचि भेद का ही अंतर नहीं है बल्कि जैविक अंतर भी है और परिवार में लड़की तथा लड़के के पालन पोषण में किया जाने वाला अंतर भी है। ये आज भी देश में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी व्यतीत हुआ। बच्चों की बुआ शाम होने पर चली गई। पाजेब भी उतार कर रख दी गई जिससे कहीं खो ना जाए। लेखक रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर पूछा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी। लेखक ने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब। पाजेब को लेकर लेखक और उसकी पत्नी में बहस हो गई। वे दोनों नौकर बंसीधर पर शक करने लगे। लेखक की पत्नी ने कहा, मैंने जब रखी तब वह वहां मौजूद था। पूछने पर वह तो साफ इनकार कर रहा है। इसके बाद एक पाजेब ने ना मिलने की सूचना दी जाती है। तो शाम को जब बुआ वापस अपने घर चली जाती है तो मुन्नी के पैरों से पाजेब उतार कर रख दी जाती है ताकि वो कहीं खो ना जाए। शाम को जब लेखक अपने मेज पर बैठा है तो उसकी पत्नी आती है और उससे पूछती है कि पाजेब तुमने देखी। तो पहले तो वो आश्चर्य होता है कि क्या मतलब। फिर वो कहती है कि पाजेब नहीं मिल रही है। फिर उन सब का शक जो है नौकर बंसीधर पर जाता है और वो कहती है कि जब वो पाजेब रख रही थी तो वहां पर वो मौजूद था तो उसने ही लिया होगा। फिर जब पूछने पर नहीं मिलता है तो ये बात जो है फैल जाती है घर में कि पाजेब खो गई है। एक पाजेब का खो जाना चोरी में बदल जाता है। चोरी शक को जन्म देती है। सबसे पहले शक के घेरे में घर का नौकर वंशी आता है। इसके बाद बालक आशुतोष शक के घेरे में आता है जो मुन्नी का बड़ा भाई है। उसे पतंग का बड़ा शौक है। बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना नया लाया है। सुबह बुलाकर लेखक ने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी। वह गुम हो गया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली। तो यहाँ पर ये शक जो है पहले सबसे पहले घर के नौकर वंशीधर पर होता है। जब वंशीधर मना करता है तो शक के घेरे पर जो है आशुतोष आता है। तो लेखक बड़े गंभीरता से उससे पूछते हैं कि क्यों तुमने पाजेब ली है क्या। तो सबसे पहले वो घबरा जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि शायद पाजेब जो है आशुतोष ने ली है क्योंकि आज शाम को उसने एक नई पन्ना और एक नया पतंग उसने खरीदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटा, ली हो तो कोई बात नहीं, सच बता देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल आया और वह गुमसुम बैठा रहा, किंतु बार बार पूछे जाने पर पूछताछ की कि यातना से मुक्ति पाने के लिए या किसी अज्ञात डर या आशंका
के कारण आशुतोष स्वीकार कर लेता है कि उसने पाजेब छुन्नू को दी है। एक और पात्र का नाम है छुन्नू, जिससे उसे 5 आने में पतंग वाले को बेच दिया। तो यहाँ पर जो है एक बच्चे की मासूमियत भी पता चलती है कि वो पाजेब कितना महंगा है, और एक पतंग खरीदने के लिए उसने उस महंगे पाजेब को जो है 5 आने में बेच दिया। तो यहाँ पर उसे पैसे के महत्व का भी कुछ पता नहीं आशुतोष को। तो यह भी जो है एक सामान्य बाल मनोविज्ञान के ऊपर हम देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह स्वयं दूर खड़ा रहा और छुन्नू पाजेब लेकर पतंग वाले के पास गया, इसीलिए वह पाजेब की चोरी में शामिल नहीं है। यह भोला तर्क बालक को ही शोभा देता है। उसने यह कल्पना भी नहीं की थी कि छुन्नू से भी पूछताछ की जाएगी और उसका झूठ पकड़ा जाएगा। छुन्नू को पकड़कर लाया जाता है और उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। छुन्नू से पूछताछ की जाती है तो वह चोरी से इनकार करता है और आरोप को आशुतोष के कंधे पर सरका देता है, जो कि आमतौर पर बच्चे करते हैं। जब किसी बच्चे को कोई गुनाह करते पकड़ा जाता है तो वो कोशिश करता है किस प्रकार से उस गुनाह से बचा जाए, तो वो अपने गुनाह को जो है सामने वाले पर डालता है, जो कि सामान्य बाल मनोविज्ञान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों का एक दूसरे पर यह आरोप प्रत्यारोप बालक बुद्धि पर या बालक बुद्धि का ही परिचायक है। पर चोरी का आरोप अपने पुत्र पर लगते देख कर छुन्नू की माँ उसकी पिटाई करती है। दोनों बच्चों की माताओं में कहा सुनी होती है। बच्चे जो कल घनिष्ठ मित्र थे, आरोप प्रत्यारोप के बीच एक दूसरे के शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं। पाजेब की चोरी तो संदिग्ध थी, पर आशुतोष और छुन्नू के बीच तनाव, उनकी माताओं के बीच झगड़ा एक वास्तविकता बन गई। तो एक पाजेब की वजह से दोनों मित्र जो है शत्रु बन गए, उनकी माताएं भी आपस में लड़ने लगी, झगड़ने लगी। तो यहाँ पर जो है रिश्ते जो है बिगड़ने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाम को पिता ने आशुतोष को आदेश दिया कि पतंग वाले को 5 आने लौटाकर पाजेब वापस ले आओ, पर आशुतोष तैयार नहीं हुआ क्योंकि 5 आने छुन्नू ने लिए थे। छुन्नू ने वे खर्च कर दिए या नहीं, यह उसने स्पष्ट नहीं किया। कभी वह हाँ कहता, कभी ना, जिसका एक मतलब यह था कि दोनों ने मिलकर पैसे उड़ा दिए, और दूसरा अर्थ यह था कि वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि पिता को क्या उत्तर दे। पिता ने उसे कोठरी में बंद कर दिया, पर आशुतोष जिद्दी बालक की तरह अपनी जिद पर अड़ा रहा। आशुतोष को चाचा के साथ पतंग वाले के पास जाने के लिए विवश किया जाता है। पहले तो वह ना जाने की जिद पर अड़ा रहा। समझाने, बुझाने, फुसलाने, डराने के बाद वह चाचा के साथ गया भी तो रास्ते से लौट आया। रास्ते से लौट आने पर पिता द्वारा आशुतोष की फिर कोठरी में बंद कर दिया जाता है। पिता ने यह समझा था कि सख्ती करके वह बेटे को सीधा मार्ग पर ले आएगा, पर उसकी सख्ती बेकार गई। जब कोठरी का दरवाजा खोला गया तो आशुतोष को मजे से सोता हुआ पाया गया। बालक के साथ ज्यादा सख्ती करके भी उसकी जिद पर काबू नहीं किया जा सकता। तो जब सारी कोशिशें करता है आशुतोष नहीं जाने की उस पाजेब वाले के पास, तो अंत में उसके पिता जो है क्रोधित होकर उसको कोठरी में बंद कर देते हैं। सोचते हैं कि थोड़ा सा सख्ती दिखाएंगे तो बालक मार्ग पर आ जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता, वो और भी ज्यादा जिद्दी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोठरी में बंद करना व्यर्थ गया, आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा मालूम नहीं हुआ, तो पिता ने उसे 1 रुपया देकर, फुसलाकर, लालच देकर चाचा के साथ पतंग वाले के पास जाने का आदेश दिया। बालक पर सख्ती का असर नहीं हुआ था, पर 1 रुपये का लालच काम कर गया और आशुतोष चाचा के साथ पतंग वाले के पास जाने को तैयार हो गया। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा, बेटा इसे पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना। कोई घबराने की बात नहीं, तुम समझदार लड़के हो।
मगर आशुतोष ने कहा कि जब पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा। इतने पर भी लेखक को बाल मन समझ में नहीं आया। इसका क्या मतलब? तुमने कहा न कि 5 आने में पाजेब दी है। न हो तो छुन्नू को भी साथ ले लेना, समझे? आशुतोष चुप हो गया। लेखक ने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ, प्रकाश जो है ये उसके चाचा का नाम है, उसे प्रकाश के साथ जबरदस्ती भेजने वाला ही था कि इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। बुआ को ऐसे कहने पर भी आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। बुआ बताती है कि पाजेब गलती से उसके साथ चली गई थी और वह पाजेब निकालकर सामने रख देती है। तो अंत में जो है कहानी में ये मोड़ आता है कि पाजेब ना तो आशुतोष के पास है, ना ही छुन्नू के पास है, ना ही उस पतंग वाले के पास है। आशुतोष जो है वो डर के मारे सहम गया था, वो झूठ बोल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने आप को बचाए। जबकि अंत में ये खुलासा होता है कि पाजेब जो है बुआ गलती से अपने साथ ले गई थी। अंत में जब रहस्य खुलता है कि पाजेब की चोरी ही नहीं हुई थी और उसके खोने की चोरी मान लिया गया था, तब आशुतोष और छुन्नू पर लगाए गए चोरी और झूठे बोलने के आरोप कितने व्यर्थ लगते हैं। आशुतोष के हाथ में पतंग देखकर अनुमान लगा दिया गया कि वह पतंग वाले को पाजेब बेचकर पतंग खरीद कर लाया होगा। यहाँ एक दूसरा मनोवैज्ञानिक तथ्य सामने आया कि बच्चे को वांछित मार्ग पर लाने के लिए सख्ती के बजाय उसे लालच कर या उसे ललचा कर बहला कर काम चलाना अधिक उपयुक्त है। इस प्रसंग से यह भी प्रकट होता है कि बच्चे को फुसलाना आसान है और सख्ती करने से अथवा पिटाई करने से वह जिद्दी और ढीठ हो जाता है। पाजेब कहानी के अंतिम भाग से पता चलता है कि लेखक ने जिस रहस्य को कहानी में दूर तक छिपाए रखा उसे उपयुक्त समय पर उद्घाटित करके औपन्यासिक युक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे पाठकों को जिज्ञासा तृप्ति का सुख मिलता है। इससे कहानी की रोचकता में भी वृद्धि हुई है। पाजेब कहानी में कहानीकार बताना चाहता है कि बालकों को केवल शंका के आधार पर ही दोषी नहीं मान लेना चाहिए, इसके लिए पृष्ठ प्रमाणों की तलाश करनी चाहिए। यह बच्चों के प्रति अन्याय है तथा इस प्रकार व्यवहार उनको अपराध की ओर धकेलने का उत्तरदायी होता है। बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण तथा कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि सख्त व्यवहार अथवा मारपीट से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। प्यार, दुलार या लालच से ही उन्हें वांछित दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है या उन्हें सही मार्ग पर या सही रास्ते पर लाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, विस्तृत तरीके से पाजेब कहानी के कथा वस्तु की चर्चा की। यह अत्यंत ही एक महत्वपूर्ण कहानी है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसके बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है और आज हमने इसी की चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।